चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो 1000 साइंस की सीरीज़ देख रहे हैं उसके आज हम लोग क्लास की बात करें, यानी कि 304 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए हैं। अब इनसे आगे की बात इस क्लास में करेंगे। 50 क्वेश्चन लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्लास में। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ साइंस पूछी जाती है तो इस चैनल पर 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर्स की और एक साइंस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, यानी ये तीन आप लोग कंटिन्यू देख ही लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये तीनों। और बात कर दूँ तो मैं काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा प्यार तो दिखा ही सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब जितने भी साइंस के हैं सारा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, देखिए और इसे अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आइए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं हम। 305 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी कण है। तो अब अस्थायी कण कौन से होते हैं, आप जानते हैं कि 3 कण होते हैं। एक कोई भी परमाणु होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करती है, उसके बाहर चक्कर काटती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, वो किसी भी कण के अंदर स्थित होती है, यानी कि नाभिक में स्थित होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जो कौन सा ऐसा कण है जो अस्थायी कण है, अस्थायी कण बोला जा रहा है। तो देखिए अस्थायी कण की बात होता है तो अस्थायी एक परमाणु में जो भी कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और अस्थायी कौन है, तो ये है अल्फा किरणें कैसे कण है, तो अस्थायी कण है। समझ गए, अल्फा कण एक अस्थायी कण है। आगे क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, मतलब समस्थानिक परमाणु को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समस्थानिक परमाणुओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यही जानते हैं कि समस्थानिक मतलब पीरियोडिक टेबल में समान स्थान हो। समस्थानिक मतलब क्या, उसकी भार यानी कि समान हो। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसमें ऑप्शन वाइज इसमें क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो बोला जा रहा है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान होती है। तो आप लोग जानते होंगे अगर परमाणु भार की हम गणना करें तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की बात होती है। ठीक, ये समस्थानिक है तो ये इसमें क्या है, नंबर उसके जो भी परमाणु संख्या होते हैं उस पर डिपेंड करती है। और वो संख्या हम कैसे करते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है तो वही परमाणु संख्या होती है। तो ये क्या, प्रोटॉन की संख्या पर काम करेगी। वही बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान होती है तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान होती है तो सम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रकाश कौन से ऐसे प्रकाश हैं जिनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बात कर लें सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो ये होते हैं किसका, लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉन के आसपास होते हैं। वहीं 4200 एंगस्ट्रॉन और 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होते हैं इसके तरंगदैर्घ्य, और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। और इसका फ़ायदा क्या है, मतलब यूज क्या है कि सबसे ज़्यादा होने के कारण आप सिग्नल में देखते होंगे, जहाँ भी सिग्नल होते हैं तो वहाँ 3 लाइट लगी रहती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो आप वहाँ देखते होंगे रेड का यूज़ खतरे के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत दूर तक ये देखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन इसकी कम होगी जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो इसलिए हमें खतरे के निशान लाल दिखाई पड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से। आगे है, इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो आप लोग जानते ही हैं इंसुलिन जो है ये हार्मोन है, और ये कहाँ से स्रावित होती है, तो अग्नाशय से। और अग्नाशय की बात कर लें तो ये क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिका जो अग्नाशय में ही स्थित होती है, लैंगरहैंस ग्रंथि होती है। तो यहाँ से ये क्या होती है, इंसुलिन स्रावित होती है। आगे बात कर लें
पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और सबसे छोटी ग्रंथि होती है। वहीं थायराइड की बात कर लें तो ये क्या है, अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन है आपको कि ट्यूबलाइट होते हैं उसमें सामान्यतः कौन सी गैस ऐसे हैं जो उसे भरे जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं उसमें क्या है, आर्गन भरी जाती है। लेकिन आर्गन के साथ ऑप्शन में आपको और भी कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे आर्गन के साथ फॉस्फीन, पारेख के वाष्प पर आर्गन या मीथेन प्लस आर्गन। तो देखिए इसमें क्या होता है, पारेख के वाष्प पर आर्गन ट्यूबलाइट में भरा जाता है। बात कर लें ट्यूबलाइट में तो क्या, पारेख के दाब पर आर्गन भरा जाता है, ये याद रखिएगा। वहीं बात कर ले नाइट्रोजन गैस का कहाँ होता है, तो नाइट्रोजन भी बल्ब में कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन जो चिप्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे जो हम लोग खाते हैं, उसमें जो हवा भरी रहती है वो नाइट्रोजन भरी रहती है। आगे हैं, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी फल जो है, फल के रस को देखते होंगे जो जैसे माजा उजा है, तो उसको हम सुरक्षित रखने के लिए कौन से ऐसे अम्ल हैं जिसको हम यूज़ करते हैं? तो कि 310 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं बात कर ले फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल किस में, तो लाल चींटी में पाया जाता है, चींटी भी बोले, एसिटिक एसिड सिरका में, और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है। आंसुओं में कौन सा घुल घुला रहता है? मान लीजिए जो आपको टीयर है, आंसू है, उसमें कौन सा ऐसा है जो घुला रहता है? स्टार्च, लाइसोजाइम एंजाइम, ग्लूकोज या कॉपर सल्फेट। तो आप लोग देखे होंगे आंसू जो आपके द्वारा जो स्रावित होते हैं उसमें आपको लाइसोजाइम एंजाइम आपको क्या होते हैं, मिश्रित रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आंसू में कौन सा घुला रहता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। आगे है एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम से आप क्या समझते हो? तो एंजाइम एक सूक्ष्म जीवाणु है, प्रोटीन है, अकार्बनिक यौगिक है या फफूंदी है? तो देखिए फफूंदी, एंजाइम सूक्ष्म जीव नहीं है, फफूंदी नहीं है। बात है आपको प्रोटीन और अकार्बनिक यौगिक की बात कर लें तो ये हो जाते हैं क्या, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ये अकार्बनिक यौगिक नहीं होता। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे, एंजाइम एक क्या है, एक प्रोटीन है। आगे है लोहे में जंग लगती है, तो लोहे में कैसे जंग लगती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए मान लीजिए कोई एक लोहा है और उसमें जंग लग रहा है, तो उसे हम बाहर अगर छोड़ देते हैं, एक तो नमी चाहिए और वायु और नमी के साथ जब वो ऑक्सीजन इसमें मिलती है तो ये क्या होती है, इस पर एक ऑक्साइड परत बन जाती है भूरे कलर की, इसी को हम लोग कहते हैं जंग। तो जंग कैसे लगते हैं? तो पानी एवं ऑक्सीजन से। सिर्फ पानी मिले तब पर भी नहीं, ऑक्सीजन मिले तब पर भी नहीं, तो दोनों अगर मिले तो उसमें जंग लग जाती है। इसलिए जंग से हम लोग बचाने के लिए लोहे को क्या करते हैं, उसमें पेंट या ग्रीस लगाते हैं। आगे है सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? सूर्य से जो हमें हमेशा क्या है, ऊष्मा और प्रकाश जो मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन का विखंडन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख लीजिए। हाइड्रोजन का विखंडन, हीलियम का विखंडन, हाइड्रोजन का फ्यूजन या हीलियम का फ्यूजन। काफ़ी कन्फ्यूजन है। आप तो जानते हैं विखंडन नहीं होती है, सूर्य में क्या होता है, संलयन बोले तो फ्यूजन। तो ये दोनों तो हो सकते हैं, बट किसका होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो होता है संलयन होकर हीलियम में परिवर्तित होता है। आगे है निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आयरन पायराइड्स को हम लोग कहते हैं। तो देख लीजिए हम लोग, सॉरी इसे आयरन नहीं, कॉपर पायराइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, क्योंकि ये सोने की तरह दिखाई पड़ती है। तो इसलिए याद रखिएगा ये क्या होते हैं, कॉपर पायराइड्स हो जाते हैं। आगे है ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित करता है?
ये क्या है, एक ऑस्टियोमालेशिया नामक एक रोग है जो शरीर के कोई भी मतलब अंग को हम लोग को प्रभावित करता है। तो वो कौन सा अंग है, तो देखिए श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या कंकाल तंत्र। बात कर लें ऑस्टियोमालेशिया की बात कर लें तो ये हमारे कंकाल तंत्र को प्रभावित करती है। कौन से, तो कंकाल तंत्र को क्या, ऑस्टियोमालेशिया नामक जो बीमारी होती है हमारे कंकाल तंत्र को प्रभावित करती है। आगे है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का करता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिक वाइज इसे याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मैं तो हो सके तो इसका एक वीडियो सेपरेट ला दूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे एंजाइम बॉडी में जो निकलते हैं, तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इमाइलेज, ये सारे क्या करते हैं, कौन किस चीज़ों का पाचन करते हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो आएगी जिसमें ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी बात कर लें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो इमाइलेज क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। और वसा का कौन सा, वसा का भी पाचन कोई करता है, तो वो कमेंट करके आप बताइएगा हमें। आगे है, हरित क्रांति के सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, तो जो हरित क्रांति है उसकी आवश्यकता नहीं है। हरित क्रांति के सफलता के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त सुविधा, उच्च उपज, HV की उपलब्धता, रासायनिक उर्वरक कीटाणुओं की उपलब्धता या मशीनीकरण। तो बात कर लें 318 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये हो सकता है मशीनीकरण। मशीनीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है जो है हरित क्रांति के लिए। हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, उपज की उपलब्धता होती है और उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता होती है। आगे है औषधि जो दर्द दूर करती है, तो कौन सा ऐसा औषधि है जो हमारे दर्द, जो कहीं भी बॉडी में अगर कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है, ये औषधिक है और ये क्या है, दर्द का निवारण करती है। आगे हम, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो पूछा जा रहा है कि मनुष्य की हड्डी जो होती है सबसे छोटी, तो ये होती है कान की हड्डी होती है और इसे हम क्या कहते हैं, स्टेपीज या स्टेप्स कहते हैं। वही बात कर लें, फीमर जो होती है क्या होती है, टांग की हड्डी होती है, जो सबसे जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, यह भी याद रखिएगा। आगे है, सैनता का एसआई मात्रक समतुल्य है, तो आप लोग जानते होंगे सैनता की इकाई क्या हो जाता है, सैनता का एसआई यूनिट पॉइज हो जाता है। तो ऑप्शन में सभी में पॉइज है, लेकिन पूछा क्या गया है किसके बराबर होता है, तो एक पॉइज की बात कर लें तो कितने गुणे होते हैं, तो 321 नंबर का हो जाएगा। ये जो होते हैं पॉइज के 10 गुने होते हैं, जो एसआई यूनिट होते हैं पॉइज के 10 गुने के बराबर होता है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है सोयाबीन। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए सोयाबीन में पूछे तो मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम आपसे पूछा गया है। तो सोयाबीन में आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें हार्डिन, जीन, ग्लिसिनिन या लेगुमिन। तो 322 के क्वेश्चन की बात कर लें तो ये पूछा रहा है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात कर लें तो ग्लिसिनिन क्या है, एक प्रोटीन है और जो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे है, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण है, जो हम लोग खाना बनाने वाली जो गैस होते हैं तो वो किस चीज़ों का मिश्रण होता है, तो आप लोग जानते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन उसमें भरे जाते हैं। कभी कभी ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन देते हैं, तो मीथेन आप लोग याद रखिएगा इसमें नहीं होता है। मुख्यतः बात कर लें तो ब्यूटेन और प्रोपेन रहते हैं। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेनी चाहिए, मान लीजिए कौन सी आप ऐसा रोग है, मतलब कौन सा ऐसा रोगी है जिसको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, तो दम्मा, मधुमेह, मलेरिया या उपयुक्त सभी। तो बात कर ले हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज़्यादा और जल्दी यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देती है
और ये क्या हो जाएंगे, मधुमेह। मधुमेह रोगी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए, मतलब अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। आगे है नींद की बीमारी। नींद की बीमारी जो होती है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये पूछा भी जाता है किसके कारण होता है, तो कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो नींद की बीमारी के लिए उत्तरदायक है। तो बात कर लें, ये हो जाता है आपको ट्रिपोनोसोमा। ट्रिपोनोसोमा एक क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है ट्रिपोनोसोमा, और जिसके कारण हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद लगता है। आगे है रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हमें रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में बात कर लें तो फ्रेऑन क्या होता है, गैस निकलती है, बट ये थर्मोस्टेट क्या होते हैं, ताप नियंत्रण की बात कर लें तो 326 नंबर का हो जाएगा डी, फ्रेऑन। फ्रेऑन क्या करता है, रेफ्रिजरेटर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। हम बात कर लें थर्मोस्टेट की बात कर लें तो ये ताप नियंत्रण करता है, ठीक। और ये क्या है, ताप नियंत्रण फ्रेऑन करता है, और शब्द पूछे फ्रेऑन तो ताप नियंत्रण शब्द थर्मोस्टेट है। विटिकल्चर संबंधित किससे है, बात कर लें विटिकल्चर, तो विटिकल्चर की बात कर लें, ऑप्शन देखते हैं, जैतून की खेती, शुष्क खेती, अंगूर की खेती या खरपतवारनाशी। तो देखिए विटिकल्चर मतलब क्या होता है, अंगूर की खेती, अंगूर का पालन विटिकल्चर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे है 2,4-D क्या है, इसे याद ही रख लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 2,4-D का संबंध किससे है, तो देखिए ये होते हैं खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी एक कीटनाशक दवाई है 2,4-D, जिसके छिड़काव से क्या होते हैं, खरपतवार नाश हो जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा। आगे है किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। फीका का बोले तो ऑस्टियोसिस, फीका रोग हिंदी में दे दिया जाएगा फीका, तो याद रखिएगा आप। तो ये होते हैं किसकी कमी से, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीज। 329 क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ये हो जाते हैं फास्फोरस की कमी से, कौन सा होते हैं, फॉ से देखिए फीका रोग होता है, वही फॉ से फास्फोरस। तो इस तरह याद रखिएगा, फास्फोरस फीका जो रोग होते हैं फास्फोरस की कमी के कारण होते हैं। पटाखे के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो देखिए ये पूछा जा रहा है किस कलर का, कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेरिलियम रहता है हरे, लेकिन यहाँ लाल रंग पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए, जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम या स्टांटेशियम। ये हो जाते हैं, स्टांटेशियम क्या है, ये यही हो जाते हैं जो क्या करते हैं, जो भी पटाखे फूटते हैं उसमें लाल कलर जो दिखाई पड़ते हैं वो क्या होते हैं, किस धातु के कारण होते हैं। सो स्टांटेशियम क्या है, इसके कारण लाल दिखाई पड़ते हैं, ये एक धातु है। आगे है गुलाब में से इत्र निकलने की विधि किसने खोजा था। तो मान लीजिए कोई गुलाब जो है उससे जो इत्र जो निकल रहा है तो वो कौन से विधि से निकाला जाता है, तो जीतन महल, नूरजहां, अस्मत बेगम या मुमताज़ महल। गुलाब को से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था, सॉरी ये पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने खोजा था। तो 331 नंबर का हो जाएगा ये अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया था, सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि है उनका खोज किया था। मछलियों के यकृत में प्रचुर मात्रा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत बोल रहा है यानी कि लीवर, जो मछली के लीवर होते हैं उसी को कॉर्ड बोला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जो होता है यकृत में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन की बात कर रहा है, तो विटामिन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये विटामिन ए, सबसे ज़्यादा मछली के यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है। तो देखिए जो भी विद्युत का चालन होता है और विद्युत धारा जो प्रवाह होती है वो किस कारण होती है, तो वो प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, आयन या इलेक्ट्रॉन।
तो कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अगर प्रवाह होती है तो वो ही क्या है, विद्युत धारा कहलाती है। आगे है लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसमें कौन सा घोल डुबाया जाता है। तो देखिए गैल्वेनाइज क्या होता है, एक परत होती है किसकी, तो जस्ते की एक परत होती है जो लोहे के चादर के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भाषा थोड़ी सी चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है, पर पूछा क्या जाता है, यही पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जस्ते का क्या होता है, उस पर लेप चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइज में, और किस धातु पर, तो लोहे पे। आगे है पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए पारासंवेदी यंत्र जो कैस्कोग्राफ जो है उसका निर्माण किसने किया था। तो कैस्कोग्राफ डायरेक्ट पूछ लेगा कि कैस्कोग्राफ का निर्माता कौन है। तो ये देखिए ये भारतीय वैज्ञानिक ही थे। बात कर लेते हैं कौन कौन वैज्ञानिक थे। तो सत्येंद्र नाथ बसु, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकट रमन या बीरबल साहनी। तो देखिए कैस्कोग्राफ जो है आप लोग जानते होंगे, जगदीश चंद्र बसु जो है सबसे पहले कैस्कोग्राफ के बारे में बताया था। तो कैस्कोग्राफ क्या होते हैं, पौधे से संबंधित है जो वृद्धि दर मापते हैं। आगे है मानव में किस कैसुरकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है। तो मानव के किस कैसुरकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर रहता है। तो इसका बात कर ले 336 की, ऑप्शन देख लेते हैं अब। तो ये है एटल, अविसस, पेराइटल या फ्रेंटल। तो एटलस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा भार एटलस पर ही होते हैं, यह याद रखिएगा। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो डायफ्राम का जो उपयोग है कौन सी प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है डायफ्राम का। तो पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में या जनन में। देखिए पाचन में तो ये नहीं करता है डायफ्राम, जनन में नहीं करेगा या उत्सर्जन में। तो ये क्या होते हैं, श्वसन में। डायफ्राम की बात कर लें, ये क्या करता है, तो ये श्वसन में हमारे काम आते हैं। आगे है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। मतलब पूछा जा रहा है वेग कितना होता नहीं है, वेग के बारे में पूछा गया है। आगे ऑप्शन देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, ताप के घटने से बढ़ता है या बढ़ने से घटता है। एक अपोजिट हो गया, ये ताप पर आश्रित नहीं होता या ताप के घटने से घटता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, वायु से पूछ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वायु पर क्या होता है, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वायु पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है वेग पर, और वो क्या होता है घटने के साथ, जैसे टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगी, वेग भी घटेगी, और बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ऐसे मान लीजिए कोई गर्मी के टाइम में आप अगर कहीं शोर करते हैं, थोड़ी सी भी शोर करते हैं तो वो ज़्यादा लगती है। तो इस अनुसार याद रखिएगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमारी क्या होती है, ध्वनि की वेग भी बढ़ेगी, और या तो टेम्परेचर कम हो रही है तो ध्वनि की वेग भी घटेगी। इस तरह याद रखिएगा, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है ध्वनि पर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा आपको जलन होगी, अगर प्राकृतिक, कोयला गैस, भाप अंगार गैस या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग खाना बनाते होंगे या किसी चीज़ में अगर भाप से आपको जलन होती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको जलन होती है। तो इसलिए याद रखिए भाप अंगार गैस में उच्चतम ऊष्मीय मान होती है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर की बात कर लें तो ये क्या होता है, एक्यूपंक्चर क्या है। क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर हृदय का एक रोग है, ट्यूबर और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है, या एक उपचार संवर्धन है। तो एक्यूपंक्चर की बात कर लें, ये
सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि, जो सुइया के माध्यम से जो उपचार करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं। आगे है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो कुल हड्डियां बात कर लें तो मनुष्य के शरीर में बोला गया है तो कुल हड्डियां हो जाते हैं 206, लेकिन पूछा जाता है कि जन्म के समय तो 208 हड्डी होते हैं, यह भी याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा हमें क्या क्या चीज़ ऊर्जा हमें बॉडी में जो खाते हैं और तो क्या ऊर्जा हमें देती है। तो मान लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो वो क्या एनर्जी देगा, प्रोटीन लीजिएगा तो वो भी एनर्जी देगा, वसा खाइएगा तो वो भी एनर्जी देगा, बट विटामिन आपको एनर्जी नहीं देता है। तो ये याद रखिए, विटामिन एनर्जी नहीं देता है, ये हमारी और भी चीज़ों को नियंत्रित करता है बट ये एनर्जी नहीं देता है। तो नहीं पूछा गया है तो विटामिन हमें हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं देता। स्लैग नाम किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने स्लैग नाम दिया था। स्लैग नाम किसने दिया था, तो गलित लौ, गलित एलुमिना, गलित सैंड या गलित सिंडिकेट। तो स्लैग नाम किसे दिया जाता है, यानी किसे हम लोग स्लैग नाम से जानते हैं। 343 यानी 343 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि स्लैग नाम किसे दिया जाता है। तो गलित सिलिकेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग नाम देते हैं। पायरोमीटर से क्या मापते हैं, जानते होंगे पायरोमीटर सबसे उच्च टेम्परेचर जो होते हैं, उच्च तापमान को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे है, कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है। मान लीजिए कोई भी कच्ची चीनी है तो वो रंगीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया है। जैसे जैसे वाइट हो जाती है चीनी तो उसे हम कौन सा ऐसा यूज करते हैं, जैसे यूरिया का किया जाता है, जस्ता, कोयला या एनिमल चारकोल। तो आप लोग जानते होंगे चारकोल का प्रयोग किया जाता है क्या, चीनी को रंगीन करने हेतु या उसे बोले तो एक रंगीन या करने हेतु किया जाता है या साफ करने हेतु। तो 345 यानी 345 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ये हो जाते हैं एनिमल चारकोल के द्वारा उसे क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है या रंगीन किया जाता है। आगे है, किससे टेप रिकॉर्ड की टेप लेपित रहती है। तो किससे पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट या फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है तो ये ऑप्शन छट जाएंगे। 3 क्वेश्चन ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए टेप जो कि टेप रिकॉर्डर होते हैं उसमें एक लेपित जो रहती है उसकी बात कर लें तो वो हो जाते हैं आपको फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण को क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है टेप रिकॉर्डर में। आगे, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। तो इनो आप लोग देखते होंगे कि इनो हमारे पेट में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इनो हम लोग लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। तो उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ होता है, तो देखिए उसमें CO2 या इनो में क्या होती है, CO2 रहता है जो हम लोग जैसे पानी में डालते हैं तो वो बुलबुले टाइप के बनने लगते हैं। आगे है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। तो क्रेब्स चक्र का संबंध पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्रेब्स चक्र राइबोसोम से केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में लाइसोसोम। तो 348 यानी 348 नंबर क्वेश्चन का माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। क्रेब्स चक्र कहाँ होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ या चीज़ वस्तुएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए जरूरी है। देखिए सूर्य का प्रकाश हम तो पौधे के लिए आवश्यक है लेकिन हमें कोई ज़रूरी नहीं है। बट बात कर लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन हमारे लिए भी ज़रूरी है और उनका पौधे के लिए CO2 ज़रूरी है। अब बात कर लें जल, तो जल हमारे लिए भी ज़रूरी है और पौधों के लिए। तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण के दोनों के लिए अगर पूछे उपयोगी हैं तो ये हो जाते हैं जल नहीं हो जाएंगे। साइटो
आगे ऑप्शन है एक साइटोक्रीम। तो साइटोक्रीम एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो दोनों के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है परितंत्र, इकोलॉजी जो होता है, परितंत्र जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, तो ऊर्जा का स्रोत है। तो इकोलॉजी क्या है? हरे पौधे का, जल का, सौर ऊर्जा का या कार्बनिक यौगिक का। क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी में ऊर्जा स्रोत है, जो परितंत्र होते हैं उसमें ऊर्जा का तंत्र क्या है? तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? इकोलॉजी में ऊर्जा का तंत्र है। इसे हरे पौधे आप कभी भी मत करके आइएगा, याद रखिए सौर ऊर्जा हो जाता है इसका। लाल मिट्टी का लाल होना क्यों इसमें पाया जाता है? क्यों कोई भी जैसे लाल मिट्टी का लाल रंग दिखाई देना, तो उसमें क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन, पोटास, लोहा या ह्यूमस। बात कर लें तो लोहा क्या होता है? जो भी मिट्टी लाल कलर की लाल दिखाई देते हैं उसमें कौन से पदार्थ होते हैं? लोहा, तो उसमें उपस्थित होते हैं, इसलिए हमें वो लाल दिखाई पड़ती है। आगे हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरल कहते हैं? टेकोफेरल की बात कर लें, इसकी क्लास मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दी है, किस विटामिन से कौन से रोग होती हैं, उसे किस नाम से दिया जाता है और विभिन्न स्रोत, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। काफ़ी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, के को क्या कहते हैं? विटामिन के। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन के को टेकोफेरल, ई का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 352 का पूछा जा रहा है टेकोफेरल, सॉरी विटामिन ई का टेकोफेरल हो जाता है। विटामिन के का आप फ्लिक्विनोन होता है, या कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आगे है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात कर लें तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग मतलब खाने वाला, बेकिंग सोडा एक होता है धोवन, एक होता है बेकिंग। तो बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है उसमें हाइफो लगा रहता है, आप लोग इससे आप रिलेटेड कर लीजिएगा। तो क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाई नहीं इसमें बाई लगा रहता है, तो बाई मतलब खाने वाला होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है बेकिंग सोडा। धोवन सोडा की बात कर लें तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये है धोवन सोडा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम की खोज किसने की? तो हीलियम का खोज काफ़ी बार हाइड्रोजन का पूछा जाता है, हीलियम का पूछा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, तो ये आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। हाइड्रोजन का खोज काफ़ी बार ये पूछा गया है। आगे है हीलियम। तो हीलियम की बात कर लें तो लोकेयर ने क्या किया था? हीलियम की खोज। प्रिस्टले और सीले की बात कर लें तो ऑक्सीजन की खोज इन्होंने की थी। आगे है निम्नलिखित में से सेरेड लेड है। सेरेड लेड की बात कर लें तो कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो सेरेड लेड है? तो ये PbSO4, Pb3O4, PbO2, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन की बात कर लें और क्वेश्चन है सेरेड लेड की बात कर लें तो Pb3O4 हो जाता है क्या? सेरेड लेड। इसे याद ही कर लीजिएगा, सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा केमिस्ट्री के जो भी हैं। आगे हैं पीच ब्लेंड अयस्क है। तो देखिए पीच ब्लेंड किसका अयस्क हो जाता है? पीच ब्लेंड की बात कर लें तो यूरेनियम की अयस्क है। इसी को हम लोग रेडियम का अयस्क भी कहते हैं। यूरेनियम या रेडियम देखने को मिले तो पीच ब्लेंड किसका है? तो रेडियम का अयस्क है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? तो देखिए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जीवन को नष्ट कर देगा लेकिन भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो ये हो जाता है देखिए न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या करता है? हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये वायुमंडल में जितने मतलब वायु को प्रदूषित कर देता है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और हम बहुत ही यानी कि 1 से 2 घंटों के अंदर ही हमारी मौत हो जाती है। तो इस तरह याद रखिएगा न्यूट्रॉन बम ये जो होती हैं किसी जहाँ मतलब कि देखिए वहाँ कुछ क्षेत्र को ये प्रभावित करेगी, बाकी ये वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, ये क्षति नहीं पहुँचाती है मकानों को।
आगे है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाने की वैद्युत स्थितिक ऊर्जा। कौन सा वैद्युत स्थितिक ऊर्जा है जो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाता है? तो यह अपवर्तित रहती है, घटती है। आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका अपवर्तित रहती है, यही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाने पर वैद्युत स्थितिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। आगे है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भारत के सीवी रमन थे और इनके किस खोज के लिए उसे पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, नाभिकीय ऊर्जा, लेज़र या ट्रांजिस्टर। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव पर सीवी रमन ने काम किया था, जिसके लिए उसे क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इम्पोर्टेंट है सिंदूर का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक नाम पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरस सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए इसका हो जाता है आपसे, तो मर्क्यूरस सल्फाइड, PbS हो जाता है, मर्क्यूरस सल्फाइड, जो सिंदूर का रासायनिक नाम है। आगे है विटामिन के का कार्य है। तो विटामिन के क्या कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्या करता है? रक्त थक्का जमाता है या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? बात कर ले वायरस जनित रोग और बैक्टीरिया जनित रोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये दोनों आप लोग को याद होनी चाहिए। इनके सेपरेट वीडियो भी हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बात कर लेते हैं वायरस द्वारा नहीं होता है। तो हाइड्रोफोबिया, हर्पीज, मेनिंजाइटिस या एथलीट फुट। तो आप लोग जानते हैं एथलीट फुट किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो इससे आप लोग इसे छांट लीजिएगा, एथलीट फुट कवक से होता है। बाकी ये सारे क्या है? मेनिंजाइटिस, हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होते हैं? कुत्तों के काटने से होते हैं और ये पानी से डर होता है। तो ये हाइड्रोफोबिया होता है जो वायरस से होता है। हर्पीज भी वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस भी मस्तिष्क रोग है जो वायरस से होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। हाल ही के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन 1 का LDC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग हुआ है? तो देखिए बेरी हो जाता है विटामिन 1 की कमी से। अस्कर्वी विटामिन C, विटामिन E की कमी से नपुंसकता, रिकेट्स के बोले तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। आगे है तिल्ली को कहते हैं। तिल्ली क्या है? तिल्ली की बात कर लें, ये तो रक्त बैंक होता है। प्लीहा को हम लोग क्या करते हैं? तिल्ली कहते हैं। और यह क्या है? रक्त ब्लड बैंक है। आगे है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध, इम्पोर्टेंट है। अभी भी हाल के एग्ज़ाम में LDC में ये क्वेश्चन मिला था और DRDO के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन था। कवक और शैवाल के जो क्या है परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? तो लाइकेन होता है। लाइकेन प्रदूषण का भी सूचकांक होता है, क्योंकि जहाँ प्रदूषित क्षेत्र होते हैं वहाँ लाइकेन नहीं होती है। इस अनुसार वहाँ देखा जाता है कि पॉल्यूशन कितनी है। आगे कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में जो गैसों से घिरा है सर्वाधिक? प्लूटो, वीनस, जुपिटर या यूरेनस। तो आप लोग जानते होंगे ये सबसे दूर से यानी कि सेकेंड दूरी में लार्ज से सेकेंड वो ग्रह है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से वो ग्रह है। बात कर लें तो ये यूरेनस हो जाते हैं। ठीक, आगे है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग रहता है? तो आप लोग जानते होंगे कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। ये मान लीजिए प्रिज्म है और यहाँ से कोई प्रकाश अपतित होता है तो ये मुड़ जाता है और ये इस तरह 7 कलर हो जाते हैं। तो नीचे कौन सा रंग रहता है और ऊपर? तो आप लोग जानते होंगे ऊपर सबसे जिसका प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग होते हैं और सबसे नीचे बैगनी होते हैं जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये देखिए बैगनी रंग हो जाता है। क्या होता है? आधार की ओर पूछा गया है तो आधार की ओर बैगनी रंग हो जाते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। तो हीमोफीलिया की बात कर लें, ये अनुवांशिक रोग मतलब आपके माता पिता से रोग आप पे होता है तो वो अनुवांशिक होता है। ये किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए
हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी। अगर हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी होता है तो वो क्या होता है, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर बात कर लें 368। तो हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी नहीं होता है और रक्त का अस्कंदन ना होना, यानी हीमोफीलिया रोग है तो आपको अगर कटती है तो वो ब्लड काफ़ी मात्रा में बाहर निकलती रहती है, क्योंकि ये जल्दी अस्कंदन यानी कि इसमें थक्का नहीं बनता है। तो ये याद रखिएगा, हीमोफीलिया ये क्या है, अनुवांशिकी रोग है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे साइंस के, और नीचे इनके सारे लगे हुए मतलब आंसर भी साथ हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और ख़ासकर रेलवे जो एलपी टेक्नीशियन अभी आने वाली है वैकेंसी, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा और पहले से प्रिपरेशन आप करके रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस टाइम। क्लास कैसा लगा आप लोगों को तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या ऐड होनी चाहिए और कुछ किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, किसका डिवीज़न चाहिए, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं उससे टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा या कोशिश करूँगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा, और इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ आपका मोटिवेशन चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और प्रिपरेशन अपनी मजबूत कीजिए रिवीजन करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।